हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर 1 है ग्रेविटेशन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। अब ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें उससे भी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब्जेक्ट को पहले समझो। आपका जो साइंस 1 सब्जेक्ट है इसमें 2 पार्ट्स हैं। कैसे 2 पार्ट्स हैं ये देखो। आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है साइंस 1, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये 2 पार्ट्स कौन से हैं? ये 2 पार्ट्स एक्चुअली आपके हैं फिजिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज केमिस्ट्री। तो आपके जो चैप्टर्स हैं वो इन्हीं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कैसे डिवाइडेड हैं चलो वो भी देख लेते हैं। आपको ये समझा, साइंस 1 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। अब देखते हैं आपके चैप्टर्स कौन कौन से फिजिक्स के हैं, कौन कौन से केमिस्ट्री के हैं, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अपने पहले चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे विच इज ग्रेविटेशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड अगर अच्छे से नहीं भी किया है तो भी आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से चैप्टर फिजिक्स के हैं, कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। तो ये आपका इंडेक्स शीट है। किसका इंडेक्स शीट है? साइंस 1 का। ध्यान रखो, आपको इसको ही पढ़ना है पूरा। आपको टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स हैं, उसमें से 10 चैप्टर्स में से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज ग्रेविटेशन, ये फिजिक्स का है। 1 मिनट मुझे देना ज़रा, बस मैं यहाँ पे साइज प्रॉपर कर लेता हूँ इसका। बस पेन सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसका साइज थोड़ा सा पतला कर दिया और कलर मैंने चेंज कर लिया रेड में। ठीक है, चलो तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज ग्रेविटेशन, ये भी फिजिक्स में आता है। तो ग्रेविटेशन, 4th चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 6th चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 7th चैप्टर लेंसेज और लास्ट चैप्टर दैट इज स्पेस मिशन। ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आपके किसके हैं? फिजिक्स के हैं। और जो बाकी के चैप्टर है 2nd, 3rd, 5th, 8th एंड 9th, ये सारे चैप्टर्स किसके? केमिस्ट्री के हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया तो अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर शुरुआत कर सकते हैं। तो योर फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन। अब इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है ना। हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं, लेकिन आज हम इसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आपको 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहले जो चीज प्रिफर करनी है वो आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, टेक्स्ट बुक को इस तरह से पढ़ डालो कि कोई भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे टेक्स्ट बुक का, आपको उसका आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पेज पे जाओगे आप और टेक्स्ट बुक ओपन करोगे और देखोगे तो सबसे पहला चीज क्या है? चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। उसके बाद है कैन यू रिकॉल। कैन यू रिकॉल क्या है? आपने 7th स्टैंडर्ड में कुछ चीजें पढ़ी हैं जो इसमें यूज होने वाली हैं। तो क्या आपको वो याद है क्या? वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो ऑब्वियसली मैं बताने वाला हूं, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the effects of force, what are the effects of force acting on an object? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स एक्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे तो हमको याद रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ सिंपली, और यहाँ पर हम एक सरफेस बनाता हूँ। मैं एक सरफेस बनाता हूँ, एक सरफेस बनाया मैंने। ये सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो ये सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो कि पोजीशन ए पे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। कोई एक फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मूव होगा और ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर इस जगह का मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? बी दे दिया, पोजीशन बी। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा ये पेन है। ठीक है, इस पेन को मैंने लिया, अब इस पेन को मैं क्या करता हूं? फोर्स लगाता हूं। इस पेन को मैंने क्या लगाया? हल्का सा फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट आगे गया। पेन आगे गया कि नहीं गया? गया, आगे गया। मतलब ये क्या किया? डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, अपने ओरिजिनल प्लेस से क्या हुआ? इनिशियल प्लेस से क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। मतलब पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। पहला इफेक्ट आपका होगा, फर्स्ट इफेक्ट विल बी
डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? पहला इफेक्ट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब चलो दूसरी बात, अब यही ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पेन है, मैंने इसको फोर्स लगा तो ये कुछ वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा, बराबर? इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो ये आगे गया। तो इस दूसरा इफेक्ट आपके पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। लिख दो, दूसरी इफेक्ट क्या है? वेलोसिटी। अब ये सारी चीजें आपको मालूम है, नहीं मालूम तो मैं आपको वापस बता दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरी चीज, वापस मैंने यही ऑब्जेक्ट को लिया, या फिर आप अपने आप को कंसीडर करो, अगर आपको आपके ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई किया, आपको धक्का मारा, तो आपको क्या लगेगा? झटका लगेगा एक। तो जो झटका होता है उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपका होगा तीसरा। क्या होगा? एक्सीलरेशन। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट? जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो पहले क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज एस, हम एस लिखते हैं उसको। उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, v चेंज होता है। व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आपको याद है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, बराबर? और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी क्या चीज क्या है? वेलोसिटी चेंज होती है। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो वो क्या होती है? आपकी वेलोसिटी। और तीसरा क्या है? एक्सीलरेशन, विच इज ए। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो ये तीन चीजें आपकी इफेक्ट होती हैं। होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट मैं इसको क्या करता हूँ? रब कर लेता हूँ। तो इसका बेसिक यही था। आप देखो यहाँ पे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट? जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, अपने इनिशियल प्लेस को वो छोड़ के आगे या पीछे चला जाता है, बराबर? अपनी जगह चेंज कर दिया। दूसरा, उसके पास वेलोसिटी आ जाती है फोर्स अप्लाई करने के बाद। और तीसरा, उसके पास क्या आ जाता है? एक्सीलरेशन आ जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ये आपको मैं इसको मैं रब कर देता हूं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फैमिलियर विद? अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बताओ मुझे, आप कौन कौन सी तरह के फोर्सेस को जानते हो? वैसे तो हम बहुत सारे फोर्स को जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस को जानते हैं। लेकिन मेनली जो फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, एक मिनट। तो मेनली आपके जो फोर्सेस होते हैं, काफी ज्यादा मोटा पेन है क्या? एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। अब देखते हैं, अब बराबर है क्या? हाँ, ज्यादा पतला हो गया। एक मिनट रुको। हाँ चलो, अब आपका फोर्सेस दो तरह का होता है। मेनली जो दो फोर्सेस, हमको बहुत सारे फोर्सेस मालूम है, लेकिन मेनली जो फोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सारे फोर्सेस दो तरीके में डिवाइडेड होते हैं। अब ये दो तरीका क्या है? पहला तरीका है कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कितने तरह के फोर्सेस होते हैं? दो तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन से दो तरह के फोर्सेस? पहला है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलो अब यहां पर देखते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है ऐसा फोर्स जिसमें फिजिकली आप इन्वॉल्व हो, फिजिकली दो चीजें टच हो रही हैं तब फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। दोनों के बीच में कांटेक्ट है। अब जैसे कि मैंने इस पेन को हाथ में लिया, अब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो पेन जो दूसरा ऑब्जेक्ट था पेन, और पहला मेरा ऑब्जेक्ट हाथ था, मैंने हाथ से पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ। क्या हुआ? कांटेक्ट। तो ऐसे टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल देखो यहां पे मैं दे सकता हूं, जैसे कि एक रोड है, ठीक है, उसके ऊपर गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी का जो चक्का होता है, ये जो गाड़ी का चक्का होता है और ये जो रोड होता है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है? याद है आपको? फ्रिक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कब काम करेगा? जब ये चक्का, इसका जो व्हील है, व्हील ऑफ द कार एंड रोड, दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन काम करेगा। तो इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने कभी ऐसे पेन में रस्सी बांध के दूसरे एंड पे कोई पत्थर लटका के ऐसे घुमाया गोल गोल? जब आप उसको गोल गोल घुमाते हो तो क्या होता है?
वो गोल गोल घूमता है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और वो गोल गोल घूम रहा है, बराबर। जब ये गोल गोल घूम रहा है तो इसके बीच में कांटेक्ट है क्या? है। किस चीज का कांटेक्ट है? रस्सी का कांटेक्ट है। तो ऐसे टाइप ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। तो इसमें एग्जांपल लिख लो, अगर आपको यहाँ पे सारी चीजें नोट करो। देखो, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो भी नोट करो, जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ वो भी नोट करो। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी होगी, क्योंकि क्या है, बार बार मैं आपको नहीं बता सकता ना कि आप ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको मैं सब कुछ एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझो और उसको नोट्स बनाओ, ताकि आप दूसरी बार रिवाइज करो। तो ऐसा ना हो कि मैंने कहाँ पढ़ा था, हवे में नहीं पढ़ा था, शिवम सर ने पढ़ाया था, ठीक है। चलो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहला तो हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फ्रिक्शन फोर्स। एग्जाम्पल में क्या लिया था हमने? गाड़ी का लिया था। जब टायर, रोड, फ्रिक्शन कब अप्लाई होगा? जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हो गया कांटेक्ट फोर्स का। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? पहले कांटेक्ट फोर्स क्या था? जिनके बीच में, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होता है, अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो जब दो ऑब्जेक्ट टच हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स, बराबर, क्योंकि कांटेक्ट होने के बाद फोर्स अप्लाई हो रहा है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे कौन से फोर्स होते हैं सर? एग्जाम्पल देता हूं, देखो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इनके बीच में कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं है, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, हो रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और भी कुछ होता है मैग्नेटिक फोर्स। और एग्जांपल जैसे ले लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में? इसमें चार्जेस के बीच में फोर्सेस अप्लाई होते हैं, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये सब क्या है? ये सब हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, आपको फिलहाल इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान दो कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और तीसरा टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशन। आ गया नाम, चैप्टर का नाम आया। अभी तक लग रहा था मैं बकवास कर रहा हूं, कोई बकवास नहीं कर रहा था। ये हम क्या कर रहा हूं? मैं आपका बेस बना रहा हूं ताकि आपको आगे जो मैं पढ़ाऊं एक एक चीजें आपको समझ में आए। इसीलिए मैंने क्या किया? फोर्स क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, फोर्स कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीजें। आपकी टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छे तरीके से बनी है, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं 10th में। तो देखिए, तीसरा टाइप ऑफ फोर्स क्या आ गया? ग्रेविटेशन आ गया। तो ग्रेविटेशन किस तरह का फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। कोई कांटेक्ट नहीं होता फोर्स अप्लाई करने के टाइम। तो आपका क्या आ गया? ग्रेविटेशन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया? फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार? पहला प्रकार क्या है? कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है तो दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के। ऐसे टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई होता है लेकिन उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिजिकल कांटेक्ट कोई भी नहीं होता। ऐसे टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। तो ये आपको आंसर मिल गया, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद। तो आप 2 तरह के फोर्सेस से फैमिलियर हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने ये सीख लिया ग्रेविटेशनल किस टाइप का फोर्स था? नॉन कांटेक्ट फोर्स था। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? आपको नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बना लो। आप नोट्स बना लो। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो इसका भी आंसर करेंगे। सारी चीजें हम करेंगे, अच्छे से सीखेंगे और अपना 10th स्टैंडर्ड एक अच्छे मार्क्स की तरह निकालें, एक अच्छे मार्क्स के साथ निकालेंगे। समझ में आया? चलो, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अर्थ बनाया, ठीक है। ये आपका अर्थ है। अर्थ का ये क्या है? सेंटर है। और इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि समझो वो जब भी ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो एक पेड़ याद आता है, एप्पल याद आता है। एप्पल नीचे गिरता है
जब एप्पल नीचे गिरेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा मतलब क्या, वो सेंटर की तरफ जा रहा है, अर्थ की सेंटर की तरफ। अगर समझो ये एप्पल का पेड़ यहाँ होता, ये पेड़ है, यहां से अगर एप्पल गिरता तो एप्पल कहाँ जाता, अर्थ की सेंटर की तरफ। समझ में आया, अर्थ की सेंटर की तरफ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो वापस वो कहाँ आती है, नीचे ही आती है। कहाँ जाती है, वो अर्थ के सेंटर की तरफ। समझ में आया। जैसे ये पेन है, ये पेन को मैंने फेंका, वापस कहाँ गई, नीचे आ गई, बराबर। ये देखो, इसको मैंने फेंका, ये वापस नीचे आ गई। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे पेन हो, चाहे वे माइक हो, चाहे मैं कुछ भी चीज, चाहे मैं अपना एयरपॉड्स, इसको मैं क्या करूं, ऐसे उछाला मैंने, वापस नीचे आ गया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वापस कहां आता है, नीचे के साइड में आ जाता है। तो मतलब देयर इज सम फोर्स विच इज अट्रैक्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। विजुअली हो गया, अब इसको हम थियरी करते हैं। आपको विजुअली मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर के साइड में फेंकते हैं, कहीं पे भी फेंकें, कहीं पे भी फेंकें, हम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फेंकें, ऐसे भी फेंकें, अगर इस पेन को भी मैं ऐसे फेंकूं तो वापस वो कहां गिरेगा, नीचे ही गिरेगा ना, हवा में तो नहीं चला जाएगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऊपर ही नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर इस पेन को मैं ऐसे फेंकूं तो ये कहां जाएगा, नीचे ही जाएगा। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे भी आप फेंको, उसको वापस कहां आना है, नीचे के साइड में आना है। तो देयर इज सम फोर्स which is attracting these objects towards its center. तो this force is called as gravitational force. समझ में आया। चलो अब इसकी थियरी भी करते हैं हम लोग। यहां पर मैं, पेन खराब ना हो गया हो चलो, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसको रब कर लेता हूं, ये जो डायग्राम बनाया, फिर हम इसकी थियरी करते हैं, ठीक है। होप आपको ग्रेविटेशन फोर्स क्या है थोड़ा सा विजुअलाइज हुआ होगा। अभी हमने इसको कंप्लीट अच्छे से नहीं किया है, इसको हम अच्छे से और अच्छे से करेंगे, लेकिन जितना मैंने बताया होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर मैं लिखूं अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट towards its center, बराबर। अपने सेंटर की तरफ अर्थ क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। होप आपको ये तीनों आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नोट्स बनाते रहना, बिना नोट्स के आपका कुछ नहीं होने वाला। आप आज पढ़ेंगे भूल जाएंगे। आज आपको समझ में आ रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है सर, अगर आप मुझे पूछोगे तो एक एक चीज़ बता दूंगा, लेकिन एक दिन बाद 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो वापस इस वीडियो को देखना, लेकिन नोट्स बना रखे रहेंगे तो आप नोट्स को भी अगर एक बार आप उल्टा फुल्टा करके देख लेंगे तो आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। चलो आगे बढ़े। यहां तक हमारा फंडा क्लियर है। यहां पे आपका कैन यू रिकॉल वाला सेक्शन क्या होता है, खत्म होता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, देखो अगला है, अरे न्यूटन भैया आ गए आपके। अब यहां देखो, यहां आपको विजुअली करने को मिलेगा। अब यहां न्यूटन भैया क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, न्यूटन पेड़ के पास बैठा था। अब पेड़ के पास क्यों बैठा था मुझे भी नहीं पता, ठीक है। एक दिन न्यूटन पेड़ के पास बैठा था, अचानक से उसके ऊपर क्या गिरा, एक सेब गिरा। तो उसने सोचा कि ये जो सेब है टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया या साइड में क्यों नहीं गया। देखो ये बंदा इतना स्मार्ट था कि इसने यही चीज देख के ग्रेविटी इन्वेंट की है, तो इसके ऊपर इससे पंगा नहीं लेना है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या सोचा, एक एप्पल है जो कि पेड़ से टूट के नीचे गिरा। ये जो एप्पल है आपका, यहां देखो, ये जो एप्पल है आपका, एक मिनट रुको, सॉरी एक मिनट मुझे देना। हाँ यहां देखो, ये आपका एप्पल है, यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये एप्पल जब पेड़ से टूटा तो कहां गिरा, नीचे गिरा। अब मुझे बताओ, जब ये एप्पल नीचे गिरा तो उसके दिमाग में क्या आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा।
तभी उसने क्या डिस्कवर किया, ग्रेविटी डिस्कवर की। उसने क्या डिस्कवर किया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या फिर किसी भी दिशा में फेंकी जाती है, वापस कहां आती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड वो कौन सा फोर्स होता है जो उसको सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लेके आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर भी वही आएगा, क्या आएगा, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया, क्लियर है? चलो इसको एक विजुअली और एक करके देखते हैं, एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी बताया, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं, तो मेरे शब्दों पे भी ध्यान दो। जरूरी नहीं कि मैं सारी चीजें लिखूं, वो जो मैं बोल रहा हूं वो भी आप नोट करते जाओ। मतलब जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद रखनी चाहिए, तो उस चीज को भी आप लिख के रखो, सो दैट कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलो, तो ये आपका समझ में आया, इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला है ग्रेविटेशन। देखो, ये आपका टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया, समझो ये आपका एप्पल है, ये आपका एप्पल, ये न्यूटन बैठा है पेड़ के ऊपर, अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर बैठा है, और पेड़ अर्थ के ऊपर है। यहां पर, यहां से एक सेब क्या होता है, गिरता है। जब ये सेब गिरेगा तो कहां गिरेगा, ये सेब जाएगा सेंटर की तरफ, बराबर। नीचे साइड में गिरेगा, यहां गिरेगा, यहां गिरेगा। अब मुझे बताओ, जिस तरह से ये एप्पल सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, तो यहां पर मून भी तो है, मून भी तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, क्या ये भी सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है? बिल्कुल अट्रैक्टेड है। मैंने क्या बोला, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब मुझे बताओ, मून जो है वो आपका नीचे क्यों नहीं आ रहा है, मून वहीं क्यों है? अच्छा क्वेश्चन है ना। जब एप्पल टूट के गिरता है तो वो किसकी तरफ आता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो उसी तरह से मून भी आपका अट्रैक्टेड तो होगा ही, किसकी तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। तो ये मून नीचे क्यों नहीं आ रहा है, इसका आंसर भी मैं आपको आगे जाके देने वाला हूं, तो स्टे ट्यून और ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। और अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको। चलो आगे बढ़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रुको रुको, ये डायग्राम पे एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूं। अगर ये पेड़ यहां पर है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये गिरेगा तो कहां गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ गिरेगा। अगर यही फल यहां पर होता, यहां से गिरता, तो ये कहां जाता, ये कहां जाता, ये जाता, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है तो ये जाता इस तरफ। समझ में आया, ये सेंटर की तरफ। एक मिनट रुको, ये ऑब्जेक्ट है तो ये जाएगा सेंटर की तरफ। समझ में आया, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो ये अट्रैक्ट किधर होता, ये सेंटर की तरफ। अगर यहां होता तो यहां होता। समझ में आया, कहीं पर भी हो ऑब्जेक्ट, वो कहां जाएगा, अर्थ की सेंटर की तरफ। इतना आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। क्या ये सेम है? अगर सेम है, अगर सेम नहीं है तो इसमें डिफरेंस क्या है वो चीज समझते हैं, ठीक है। चलो, ग्रेविटेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझो। ग्रेविटेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझो। ग्रेविटेशन क्या होता है, पहले मैंने क्या बताया, जिसने नहीं लिखा लिख लो, 100 बार बोल रहा हूं मैं। अगर आप लिख के रखोगे आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। चलो, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पेन ले लेता हूं, चलो, तो यहां पे हमने क्या लिखा था, पहला डेफिनेशन क्या था, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर। तो लिखो यहां पे, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर, सेंटर ऑफ द अर्थ। हर एक ऑब्जेक्ट किसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों अट्रैक्टेड होता है, अर्थ अप्लाइज
लिख के रखो, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ अप्लाइज अट्रैक्शन फोर्स, अर्थ अप्लाइज अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सेंटर से क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स को अप्लाई करता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में दो तीन चीजें और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बराबर, क्या था वो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। और एक चीज और पढ़ो जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन जो है वो वीकेस्ट फोर्स है। कैसा है, वीकेस्ट फोर्स मतलब सबसे कमजोर फोर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए हमको आना पड़ेगा अपने पीछे वाले डायग्राम में। क्या है वो पीछे वाला डायग्राम, देखो एक मिनट रुको, मैं इसको रब कर देता हूं और हम चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे, हमारे पिछले वाले स्लाइड पे। यहां मैं क्लिक करता हूं, प्रीवियस स्लाइड, एक और पीछे, ये देखिए ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से अप्लाई होगा, यहां से अप्लाई होगा। ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से क्या करेगा वो, यहां से चीजें खींचेगा वो, बराबर। तो इसीलिए जो एप्पल ये गिरेगा, कहां गिरेगा, यहां गिरेगा। अब ये एप्पल यहां क्यों नहीं आ गया, या फिर ये जो मून है ये भी ग्रेविटेशन से अट्रैक्टेड है, तो ये मून एटलीस्ट नीचे क्यों नहीं आ गया। तो हमने अभी जस्ट एक पॉइंट पढ़ा विच वॉज एक मिनट, व्हाइट में लिखा है, विच वॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। इसीलिए जो मून है ये सिर्फ अट्रैक्टेड है, यहां आ नहीं पा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये पेनी है, तो इसको हम आज एक ऑब्जेक्ट मानेंगे बार बार, ठीक है। चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूं। अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं तो मैं इसको उठा लूंगा, लेकिन अगर मैंने इस पे कम फोर्स लगाया, एकदम हल्का सा फोर्स लगाया, तो मैं इसको सिर्फ पकड़ पा रहा हूं, उठा पा रहा हूं क्या, नहीं उठा पा रहा हूं। मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन उतनी फोर्स नहीं लगा रहा हूं कि मैं इसको खींच सकूं, बराबर। मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये चीज याद रखना, मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन उतनी फोर्स नहीं लगा रहा हूं कि मैं इसको हिला डुला सकूं या फिर इसको खींच सकूं। तो यही चीज है ग्रेविटेशन के साथ। ग्रेविटेशन भी फोर्स है लेकिन बहुत ही वीक फोर्स है, वीक मतलब बहुत ही कमजोर फोर्स है। वो चीजों को अट्रैक्ट तो करता है लेकिन वो इतना वीक है कि वो उसको हिला डुला नहीं सकता। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो, तो यही रीजन है कि जो मून है ये अट्रैक्टेड टूवर्ड्स है, इसको भी ग्रेविटी काम कर रही है मून के ऊपर अर्थ की, लेकिन वो उसको खींच नहीं पा रही है, क्योंकि ग्रेविटी और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मास हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, लेकिन वो चीजें हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना समझ के रखो कि वीकेस्ट फोर्स क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स क्या होता है, अपना ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसके पास इतना ताकत नहीं होता कि वो चीजों को खींच सके। इसीलिए जो मून है हमारा, इसका आंसर भी क्या आएगा, मून। अगर आपसे क्वेश्चन में आया why doesn't moon get attracted towards the center of the earth, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। इसीलिए क्या होता है कि ये जो अर्थ है ये अट्रैक्ट तो होता है लेकिन ये खींचता नहीं है। समझ में आया, इजी है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम लोग, फटाफट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो ये स्लाइड हमारा हो गया, एक मिनट, हाँ प्रीवियस स्लाइड, बराबर। हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, ग्रेविटेशन पढ़ लिया था। तो यहां हमने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन में, हमने पढ़ा था कुछ चीजें, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हर ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। अर्थ अप्लाइज अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो अर्थ होता है वो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ करता है, कहां से करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर से वो ऑब्जेक्ट को खींचता है। इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट कहां गिरते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ग्रेविटेशनल क्या फोर्स होता है, क्या समझ में आ गया। और दो चीज और पढ़ी हमने, एक होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हमने देखा था कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जब भी फोर्स अप्लाई हो तो उन दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट यूज करता है क्या, नहीं करता। तो ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। समझ में आया।
तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी कुछ अलग है क्या? नहीं, ग्रेविटी भी सेम चीज है। तो क्या ये ग्रेविटेशन और ग्रेविटी अलग अलग है क्या? बिल्कुल नहीं, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है? ग्रेविटेशन जो होता है वो क्या होता है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ये किसके बीच में हो सकता है? यहां देखो, मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं। ये किसके बीच में हो सकता है? ये सन और जुपिटर के बीच में हो सकता है, हो सकता है। ये किसके बीच में हो सकता है? ये सन और ये समझो, सन छोड़ो, ये किसी भी चीज के बीच में हो सकता है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। सन हो गया तो सन ले लिया हमने, और कोई भी चीज जैसे मर्क्यूरी, दो प्लैनेट के बीच में भी हो सकता है, मर्क्यूरी और मार्स के बीच में भी हो सकता है। तो जब यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं दूसरे की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? जब यूनिवर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी कब बोलते हैं? जब अर्थ एक ऑब्जेक्ट होता है और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जहां पर अर्थ इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अर्थ अपनी पृथ्वी है ना, तो हमें उसको ज्यादा भाव देना चाहिए, इसीलिए हमने उसके लिए अलग वर्ड इन्वेंट किया, उसके लिए एक अलग टर्म इन्वेंट किया, दैट इज ग्रेविटी। अर्थ जो है जिस पे हम रहते हैं उसको ज्यादा भाव मिलना चाहिए, इसीलिए हम उसको क्या दिए? एक अलग वर्ड दिया। तो जब भी किसी अट्रैक्शन में अर्थ इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो, यहां पे एग्जाम्पल के लिए ले लो, जब सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है कि नहीं? यस है। तो ऐसे टाइप ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या ऐसे टाइप ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। समझ में आया? इजी है। चलो इसका भी लिख लो। तो इसका भी क्या आएगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, बराबर, द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। क्या आएगा इसका आंसर? द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो देख लिया, लेकिन ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। क्या होता है वो? उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। अब ये जब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इधर भी आ जाएंगे, जैसे कि ये भी एक क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, बराबर। क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और दूसरा क्या होगा? ये भी क्या होगा? वीकेस्ट फोर्स होगा। समझ में आया? ये भी क्या होगा? वीकेस्ट फोर्स होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम इसका जब डाउट सेशन करेंगे तो उसमें मैं आपका डाउट्स क्या करूंगा? कवर करूंगा। अब यहां पर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े। क्या क्या टॉपिक्स पढ़े? सबसे पहले हमने क्या कवर किया? सबसे पहले हमने देखा फोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, कैन यू रिकॉल में, बराबर। फिर हमने क्या किया? ग्रेविटेशन क्या होता है वो पढ़ लिया। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ लिया। अब आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप ऑफ मोशन होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, और इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यस, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेक्चर 1 काफी यूजफुल है, काफी बेसिक है। आपको, मुझे तो लगता है इसको आपको 2 से 3 बार देखना चाहिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ग्रेविटी क्या होती है, और होप आपको समझ में आया भी होगा। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यस, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होगी, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट करके मुझे बताना कि क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वो चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। समझ में आया? तो यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप रिवाइज करना मत भूलना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको कितना भी बेस्ट टीचर आके आपको पढ़ा ले, अगर आप घर जाके रिवीजन नहीं करते हो, तो आप चीजें क्या करोगे? भूल जाओगे। तो हमेशा एक चीज याद रखना, रिवीजन इज मस्ट। तो यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको मालूम है, वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पर कुछ इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं। ये हमारा वेद विनय का ऑफिशियल हैंडल है, ये मेरा पर्सनल हैंडल है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं,
आप डायरेक्टली इस इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, दोनों चैनल पे, किसी पे भी, वेद वीणा पे अगर आप करना चाहें तो वहां पे कर सकते हैं, अगर मुझे पर्सनली करना चाहें तो पर्सनली कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चंस आप पूछोगे उसके जवाब मिलेंगे, जो डाउट्स आप पूछेंगे उसके जवाब मिलेंगे। तो यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।